हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम और हमारी बुक रहेगी वीके पब्लिकेशन की इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो टी.आर. जैन और वीके ओरी ने लिखी है। ठीक है, इस बुक से हम लाइन टू लाइन पूरा चैप्टर समझेंगे। तो मैं आप सबसे ये उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, आईसी एनालिसिस ओ एज डिफरेंट फ्रॉम यूटिलिटी एनालिसिस। पहला टॉपिक है कि जो आईसी एनालिसिस है वो हमारे यूटिलिटी एनालिसिस से डिफरेंट कैसे है। ठीक है, आईसी मीन्स इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, अब देखो इसमें लिखा है अ शिफ्ट फ्रॉम कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी टू ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी किसे कहते हैं और मॉर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी किसे कहते हैं। ठीक है, ये हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब समझते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी डिस्कस्ड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद रेफरेंस टू यूटिलिटी एनालिसिस, कि हमने कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को यूटिलिटी एनालिसिस की मदद से पिछले चैप्टर में समझा था। ठीक है, द बेसिक लिमिटेशन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। अब कह रहे हैं यूटिलिटी एनालिसिस की लिमिटेशन क्या थी, कमी क्या थी, कि इट इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। उसकी लिमिटेशन ये थी कि ये कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी पे बेस्ड है। ठीक है, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी क्या होती है, ये कहती है कि हम यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फेक्शन को इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी कहते हैं कि हम अपनी यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। मतलब किसी भी चीज़ से जो हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसे हम नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी लिमिटेशन थी यूटिलिटी एनालिसिस की। ठीक है, द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम डिस्कार्ड दिस अजम्पशन। और जो इंडिफरेंस एनालिसिस हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो इस अजम्पशन को मतलब डिस्कार्ड करता है। इंस्टेड इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। और आईसी एनालिसिस कौन सी आईसी एनालिसिस बेस्ड है हमारी ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी पे। ठीक है, अच्छा, ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट यूटिलिटी इज ओनली रैंक्ड एज हाई और लो। ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी कहता है कि हम अपनी यूटिलिटी को मतलब अपने सेटिस्फेक्शन को, ठीक है, सिर्फ रैंक कर सकते हैं कि हमें इस चीज़ से सेटिस्फेक्शन मिला है या नहीं मिला, मतलब कितना मिला, ज़्यादा मिला या कम मिला है। हम उसे रैंक नहीं कर सकते कि मुझे 1 सेटिस्फेक्शन मिला है, 2 मिला है, 3 मिला है। ठीक है, तो बेसिकली हमने अभी इन 2 पैराग्राफ में क्या समझा है कि जो यूटिलिटी एनालिसिस हमने किया था कार्डिनल मेजरमेंट से, ठीक है, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए बहुत बड़ी एक तरीके से लिमिटेशन है। और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इस पे बेस्ड नहीं है, वो ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी पे बेस्ड है। ये डिफरेंस है। तो आईसी एनालिसिस बेस्ड है ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी से, और ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी कहता है कि हम अपनी यूटिलिटी को, सेटिस्फेक्शन को सिर्फ रैंक कर सकते हैं हाई और लो में। ठीक है, मेजर नहीं कर सकते नंबर्स में। तो शिफ्टिंग फ्रॉम कार्डिनल to ordinal measurement of utility makes the IC analysis a more plausible, acceptable explanation of the theory of consumer equilibrium। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की थ्योरी के लिए जो हमने कार्डिनल अप्रोच से ऑर्डिनल की तरफ में एक तरीके से शिफ्ट किया है, ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशन है। मतलब देखो, हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझना है, उसके लिए 2 अप्रोच है, एक हम कार्डिनल मेजरमेंट से समझे, एक ऑर्डिनल से। ठीक है, तो जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था उसमें हमने कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझा था। इस बार हमने शिफ्ट करा है अपनी अप्रोच में, अब हम समझ रहे हैं ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी से। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, अजम्पशन ऑफ आईसी एनालिसिस। अब जब भी हम इंडिफरेंस कर्व का एनालिसिस करेंगे तो हमें कुछ अजम्पशंस मान के चलनी है। ठीक है,
अजम्पशंस के बिना आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ सकते, इसलिए अजम्पशंस आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये 4 अजम्पशंस हैं। इसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ आईसी एनालिसिस, ठीक है। अब सबसे पहले पढ़ने का तरीका होता है कि एक बार हम इन सबको रीड कर ले कि अजम्पशंस कौन कौन सी हैं, फिर हम उनके बारे में आराम से समझेंगे। तो पहली अजम्पशन है कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स, ठीक है। सेकेंड अजम्पशन है रैशनल कंज्यूमर। थर्ड अजम्पशन है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। फोर्थ अजम्पशन है रैंकिंग ऑफ द प्रेफरेंस। और फिफ्थ अजम्पशन है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब आपको समझ तो नहीं आया होगा, लेकिन आप वर्ड से फेमिलियर हो गए, ठीक है, कि अजम्पशंस कौन कौन सी है। चलो अब हम समझते हैं बारी बारी। फर्स्ट है कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स। तो इट इज़ एज्यूम्ड दैट द कंज्यूमर स्पेंड्स हिज गिवन इनकम ऑन द परचेज ऑफ टू गुड्स। तो जब भी हम आईसी एनालिसिस करेंगे, हमें ये बात दिमाग में रखनी है कि हम मान के चलेंगे कि जो कंज्यूमर है वो अपनी पूरी इनकम को सिर्फ 2 ही गुड्स पे खर्च कर सकता है, ठीक है। ये अजम्पशन है। एक गुड एक्स हो सकता है, एक गुड वाई, ठीक है। मतलब कोई भी 2 गुड हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। हम मान के चलेंगे पूरे इकोनॉमी में, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही गुड एग्जिस्ट करते हैं, फिर हम इस एनालिसिस को पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इट इज़ एज्यूम्ड दैट द कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ऑन द परचेज ऑफ टू गुड्स, गुड एक्स एंड गुड वाई। दीज गुड्स कैन बी परचेज इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन। और इन गुड्स को हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में परचेज कर सकते हैं, ठीक है। मान लो हमने गुड एक्स की 10 यूनिट्स परचेज की है और गुड वाई की 4। सेकंड सेट क्या हो सकता है कि हम गुड एक्स की 6 करें और इसकी 7 करें, फिर हम गुड एक्स की 3 करें और इसकी 8 करें, ठीक है। मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इन्हीं 2 गुड के, ठीक है। हाउएवर द कंजम्पशन ऑफ ईदर गुड इज़ नॉट ज़ीरो। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये मान के चलना है, हमारे एजम्पशन का पार्ट है कि हम ये नहीं मान सकते कि इनमें से हम एक गुड की कंजम्पशन को कभी ज़ीरो कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक्स और वाई में हम क्वांटिटी चूज़ कर सकते कि एक्स की हमें ज़्यादा करनी है या वाई की ज़्यादा करनी है, लेकिन हम कभी भी ये नहीं कर सकते कि एक गुड को हमने एक्स को ज़ीरो ही कर दिया है या फिर वाई को ज़ीरो कर दिया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि कंज्यूमर अपनी इनकम सिर्फ 2 गुड पे स्पेंड करेगा, गुड एक्स और गुड वाई, ठीक है। और डिफरेंट कॉम्बिनेशन इनके परचेज कर सकता है गुड एक्स और वाई के। और थर्ड पॉइंट है कि कंजम्पशन किसी भी एक गुड की ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, रैशनल कंज्यूमर। इट मीन्स द कंज्यूमर फोकस ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ हिज सेटिस्फैक्शन। रैशनल मतलब समझदार, मतलब ठीक, ऐसा बेवकूफ़ कंज्यूमर नहीं होना चाहिए कि वो अपनी इनकम को आग बंद करके किसी एक गुड के लिए ही खर्च कर रहा है। कंज्यूमर का मोटिवेशन मतलब टारगेट या फिर आप फोकस इस बात पे रहना चाहिए कि जो भी मैं कॉम्बिनेशन गुड्स के खरीद रहा हूँ उससे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। मतलब मैं एक ऐसा कॉम्बिनेशन चूज़ करूँ जिससे मैं मैक्सिमम लेवल पे सेटिस्फाई हो सकूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम 2 गुड की जगह मानते हैं, एक तो है थम्स अप और एक है पीनट्स, ठीक है। अब कंज्यूमर के पास लिमिटेड बजट है, उसमें इसे दोनों चीज़ें परचेज़ करनी है। अब ऐसा नहीं कर सकता कंज्यूमर कि थम्स अप बिल्कुल ही ना ले या पीनट ना ले, ठीक है। ये हमने फर्स्ट अजम्पशन में पढ़ ली। सेकंड, कंज्यूमर ये नहीं है कि उसके पास फॉर एग्जांपल थम्स अप है 20 रुपीज़ की और पीनट्स है 10 रुपीज़ के, ठीक है, कि और कंज्यूमर का बजट है 100 रुपीज़, कि कंज्यूमर अपनी सारी की सारी इनकम थम्स अप पे ही स्पेंड कर दे, ठीक है। ये तो इर्रेशनैलिटी होगी। और फिर बाद में कंज्यूमर बोले कि मुझे पीनट्स खाने का भी मन था। मतलब कंज्यूमर ने पैसे तो सारे स्पेंड कर दिए, लेकिन उसने उस टाइम ये नहीं सोचा कि क्या मुझे इस तरीके से स्पेंड करके मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मिल रहा है। दूसरा पॉइंट आप इसमें मुझे ये भी कह सकते हो कि कंज्यूमर तो ऐसा कर ही नहीं सकता, ये तो उसके पास चॉइस ही नहीं है, ठीक है, कि वो सिर्फ थम्स अप ले, एक गुड को ज़ीरो ही कर दे। ये बात भी ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, ठीक है। रैशनल वो इंसान होगा जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेना चाहेगा अपने जो भी उसके गिवन रिसोर्सेज है उससे, ठीक है। तो बस आपको एक ही लाइन लिखनी है एग्जाम में, इट मीन्स द कंज्यूमर फोकस ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ हिज सेटिस्फैक्शन। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, मोनोटोनिक प्रेफरेंस।
It implies that more of one good always leads to higher satisfaction, consumption of the other good remaining constant. ठीक है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहती है कि अगर कोई कंज्यूमर किसी एक गुड को ज़्यादा कंज्यूम करेगा, फॉर एग्जांपल वही एग्जांपल पे चलते हैं अपने थम्स अप और पीनट्स पे। ठीक है, मान लो कंज्यूमर पीनट्स तो सिर्फ 2 ही खरीदना चाहता है, लेकिन थम्स अप को बढ़ाना चाहता है, पहले 3 यूनिट्स, फिर 4, फिर 5, 6। ठीक है, तो अब रीड करते हैं। इट इम्प्लाइज दैट मोर ऑफ वन गुड, देखो मोर ऑफ वन गुड ऑलवेज लीड्स टू हायर सेटिस्फैक्शन। ये कहता है कि जब एक गुड को हम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो कंज्यूमर को ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा और अदर गुड को हम कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, तो आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि एक गुड को अगर हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा और दूसरे को हम अगर कांस्टेंट रख देते तो। ठीक है, फोर्थ, द रैंकिंग ऑफ द प्रेफरेंस। द कंज्यूमर इज एबल टू रैंक और कंपेयर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एक्स एंड वाई। He knows the level of satisfaction corresponding to each combination. It is also assumed that his ranking of combination remain constant. ठीक है, अब देखो, अब कंज्यूमर ने क्या किया, अपने कुछ इन दोनों गुड्स को कंज्यूम करने के लिए कुछ अलग कॉम्बिनेशन बनाया। उसने बनाया कि मैं 3 यूनिट थम्स अप की परचेज़ कर सकता हूँ और 2 पीनट्स, या फिर मैं 4 थम्स अप कर सकता हूँ और 1 पीनट, या फिर मैं 2 थम्स अप कर सकता हूँ और 3 पीनट्स। तो ये उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो गए। ठीक है, जिसमें वो किसी 2 गुड को एक्स और वाई को कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, फिर कंज्यूमर इस लायक होना चाहिए कि वो रैंक कर सके अपने इन सारे कॉम्बिनेशन को। ठीक है, और उसे ये पता हो कि किस कॉम्बिनेशन से उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक है, और फिर हमें ये एज्यूम करके चलना है कि उसकी जो रैंकिंग उसने की है कॉम्बिनेशन की, फॉर एग्जांपल इस वाले कॉम्बिनेशन से कस्टमर को सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो उसने इसे 1 रैंक कर दिया है। ठीक है, इसे 2, इसे 3। अब जब एक बार रैंक कर दिया तो उसे फिर हम कांस्टेंट मानेंगे, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारी 4 अजम्पशन होगी। लास्ट पे आते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब इसे बोलते हैं हम DMRS। प्रिवेल्स व्हेन मोर ऑफ गुड एक्स इज परचेज्ड इन प्लेस ऑफ गुड वाई। ये कहता है कि ये सिचुएशन तब आती है जब हम एक गुड, फॉर एग्जांपल यहाँ पे गुड एक्स को मैं मान लेती हूँ थम्स अप और गुड वाई को पीनट। ठीक है, मोर ऑफ गुड एक्स मतलब ज़्यादा हम थम्स अप खरीद रहे हैं किसकी जगह पे, गुड वाई पीनट्स की जगह पे, या फिर हम ज़्यादा पीनट्स खरीद रहे हैं थम्स अप की जगह पे। इट मीन्स दैट फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे मैं अपनी एक एक यूनिट बढ़ाते जा रही हूँ थम्स अप की, फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स द कंज्यूमर टेंड्स टू गिव अप लेस एंड लेस ऑफ गुड वाई। ठीक है, ये कह रहा है कि जैसे जैसे मैं अपनी थम्स अप की यूनिट को बढ़ाते जाऊँगी, कंज्यूमर सोचेगा नहीं नहीं यार, ऐसे तो मैं अपनी पीनट्स जो वो रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि एक गुड को बढ़ाएगा तो दूसरे को कम करना पड़ेगा, तो कंज्यूमर उतना ही कम सोचेगा कि मुझे यार ये पीनट को कम करना पड़ रहा है। ठीक है, मतलब वो इतने ईजिली गिव अप नहीं करेगा। उसे पता है कि अभी वो 5 पीनट कंज्यूम कर रहा है, लेकिन थम्स अप को बढ़ाएगा तो इसको 4 करना पड़ेगा, 3। तो जैसे जैसे वो थम्स अप को बढ़ा रहा है, उसे गुड वाई के लिए भी ये फील हो रहा है कि मैं इसे कम गिव अप करना चाहता हूँ। ठीक है, मतलब कंज्यूमर कोई हैप्पी नहीं है दूसरे गुड को छोड़ने में। तो वही लिखा है, इट मीन्स दैट फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स द कंज्यूमर टेंड्स टू गिव अप लेस एंड लेस ऑफ गुड वाई। इन अदर वर्ड्स, ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स टेंड्स टू फॉल। ठीक है, डेल्टा वाई मीन्स क्या, चेंज इन गुड वाई। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ पीनट्स अपॉन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स, तो ये हमेशा फॉल करेगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल दिया है, MRS इज डिमिनिशिंग इफ़ यू आर गिविंग अप। ठीक है, अब जैसे समझते हैं, 3 यूनिट ऑफ गुड वाई फॉर द सेकेंड यूनिट ऑफ गुड एक्स। ठीक है, फिर मतलब पहले गुड एक्स की एक और यूनिट को परचेज करने के लिए जो कंज्यूमर था वो 3 यूनिट गुड वाई की सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी था, लेकिन फिर जब उसने गुड एक्स की एक और यूनिट बढ़ा दी, 3rd यूनिट, तो उस टाइम कंज्यूमर सिर्फ 2 यूनिट सेक्रीफाइस करने के लिए खुश है, मतलब ये कम सेक्रीफाइस करना चाहता है, लेस एंड लेस ऑफ अनदर गुड। फिर 1 यूनिट ऑफ वाई फॉर द 4th यूनिट ऑफ एक्स। तो अब कंज्यूमर कहता है कि मैं एक और थम्स अप
लेने के लिए बस मैं एक ही अपनी पीनट सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो जैसे जैसे वो अपनी थम्स अप की क्वांटिटी को बढ़ा रहा है, उसे पीनट के लिए दुख हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तब हम बोलते हैं MRS इज़ डिमिनिशिंग, ठीक है। तो इसमें आपको ये याद रखना है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कि IC एनालिसिस क्या होता है, इसे हम किस अप्रोच के साथ करें। अगर अब आपको किसी ने पूछ लिया कि आप IC एनालिसिस में हम कौन सी अप्रोच यूज़ करते, तो आप बोलोगे ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। और इसकी एजम्पशंस हमने पढ़ ली है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस सेट और इंडिफरेंस कर्व के बीच का डिफरेंस, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।